हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देखा था। अब इस वीडियोस में दो कॉन्फ़िगरेशन जो बच गया है वो है कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखेंगे और इसका हम लोग जो है ना पीएनपी एनपीएन फॉर्मेट देखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देखेंगे, इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर हम लोग लास्ट में ऑफ जो करंट गेन्स निकलेगा अल्फा बीटा और गामा का, वो अल्फा बीटा गामा का इंटर रिलेशंस देखेंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है। और कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर का एक कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे और उसके बाद उसमें ये एनालिसिस करेंगे कि कौन सा बेस्ट है और कौन कहाँ यूज होता है। इससे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहता है। सो दिस वीडियो इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बी विद द वीडियो। और चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंडिंग और बाइसिंग अब हम लोग एमीटर को ग्राउंड कर देंगे और इसीलिए इसका नाम रखा है कॉमन एमीटर, जो कि वो एमीटर कॉमन रहेगा आपका बेस में भी और कलेक्टर में भी। तो इस चीज़ को हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर एमीटर जो है ना आपका ग्राउंड हो जा रहा है। और दो हम लोग सर्किट्स लिए हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एनपीएन लिए हैं और एक आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनपीएन लिए हैं। तो अभी हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को देख लेंगे। तो चूंकि पॉइंटिंग आउट है तो इट इज नॉट पॉइंटिंग इन, तो इट इज पॉइंटिंग आउट। तो दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन। तो हम लोगों का इनपुट पार्ट जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। सो दिस इज योर फॉरवर्ड बायस और इनपुट जो आउटपुट पार्ट है वो रिवर्स बायस होगा। दिस इज योर रिवर्स बायस, दिस इज योर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, देख सकते हो क्योंकि ये निगेटिव है, एन है और इसमें नेग गया है और ये पी है, इसमें पी गया है तो ये फॉरवर्ड बायस है। ये एन है, इसमें प्लस जा रहा है और ये एन इसमें माइनस जा रहा है, इसे रिवर्स बायस है। तो आपका ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक उसी तरह से इसमें भी वही चीज़ आ जाएगा। अभी हम लोग अगला जो चित्र देखेंगे वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी सेम ही चीज़ हो रहा है। और आपका ये जो इनपुट सिग्नल है तो आपको यहीं पे बता दिया जाए कि जो इनपुट सिग्नल है तो इसका जो इनपुट करंट होगा, that input current will be IE, नहीं है, IB is your input current and VBE is your input voltage। और आउटपुट में आप देख सकते हो कि IC is your output current और VCE is your output voltage। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सर्किट समझ में आ गया है। ठीक उसी तरह से ये भी आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा और ये आपका रिवर्स बायस रहेगा और एमीटर आपका यहाँ पर ग्राउंड हो गया है। इस केस में भी देख सकते हो कि एमीटर आपका यहाँ पर ग्राउंड हो गया है। तो यही डायग्राम है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। अब इसके आगे हम लोग कॉमन एमीटर का करंट गेन का क्या नाम है, बीटा। तो करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज बीटा। ये पॉइंट आप याद रखोगे। और हम लोग इसमें देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखने जा रहे हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो चूंकि कॉमन एमीटर कॉमन हो गया है तो इनपुट पार्ट जो है ना आपका बेस है और आउटपुट पार्ट आपका कलेक्टर है। तो आपका करंट गेन निकालना है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में दो तरह का गेन होता है, करंट गेन और एक वोल्टेज गेन। मगर चूंकि ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, तो हम लोग करंट गेन निकालेंगे और करंट गेन हो जाएगा आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, आई आउटपुट बाई आई इनपुट। तो आउटपुट करंट जो है वो कलेक्टर है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि आउटपुट करंट आपका क्या है, कलेक्टर करंट है और इनपुट करंट आपका क्या है, बेस करंट है। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा IB वर्सेस IC और VCE विल बी कांस्टेंट, VCE विल बी पैरामीटर। सो दिस विल बी अ ग्राफ इन विच IB वर्सेस IC विथ VCE एज अ पैरामीटर। क्योंकि VCE क्या है, रिवर्स बायस है। तो VCE के चेंज होने से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। यू कैन सी कि VCC या VCE इज योर रिवर्स बायस। सो VCC और VCE के चेंज होने से कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सो इट विल अगेन बी अ कांस्टेंट टाइप ऑफ लाइन और ये कांस्टेंट लाइन जो आपका रहेगा वही है आपका VCE और यही है आपका करंट गेन। सो द करंट गेन बीटा इज गिवन बाय डेल IC बाय डेल IB। सो यही है आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन।
चलो वेरियस फॉर्मूला जल्दी से निकाल लेते हैं करंट गेन का हम लोग, यानी कि करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर का। सो हम लोगों को पता चल गया है कि बीटा इज नथिंग बट बीटा इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई बी। ये तो अपना बात एक फिक्स हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि सिंस डेल आई ई इज इक्वल टू del IB plus del IC, therefore dividing above equation by del IB, तो क्या मिलेगा? del IE by del IB is equal to del IB by del IB plus del IC by del IB। तो डेल आई सी बाई डेल आई बी को आपने बताया कि सर बीटा होता है, और ये आपका डेल आई बी बाई डेल आई बी कट गया, 1 होता है, और यहाँ आया डेल आई बाई डेल आई बी, और ये आया डेल आई ई बाई डेल आई बी। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू डेल आई ई बाई डेल आई बी माइनस 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 जो आपको याद रखना है। दो इक्वेशंस आप याद रख लेंगे, बीटा इक्वल टू डेल आई सी बाई आई बी और बीटा इज इक्वल टू डेल आई ई बाई डेल आई बी माइनस 1। ये आई है, ध्यान से, ये आई है और ये आई सी है। ठीक है, देखो सिंस यहां पे एक लाइन खींच लिया जाए, सिंस बीटा इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई बी, beta is equal to del IC by del IB, therefore IC is equal to बीटा IB, बीटा IB से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, मगर यहाँ पे कुछ लीकेज करंट का मामला रहेगा, वो रहेगा 1 प्लस बीटा ICBO, वेयर ICBO इज कलेक्टर बेस लीकेज करंट। ICBO क्या है बेटा? कलेक्टर बेस लीकेज करंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको डिराइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। कलेक्टर बेस लीकेज करंट, ये 1 प्लस बीटा कहां से आया अभी तुरंत पता चल जाएगा, जस्ट कीप पेशेंस। देखते हैं अब हम लोग कुछ और एक कंसेप्ट, एमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट। एमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट, हम लोग तो बेस करंट आई भी देख चुके हैं। ठीक है, एमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट, देखिए आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आई ई इज इक्वल टू बीटा, बीटा क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी। मगर अगर आई बी को नेग्लेक्ट कर दें, इफ आई बी इज नेग्लेक्टेड देन आई ई इज इक्वल टू आई सी, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू आई ई बाई आई बी, देयरफॉर आई ई इक्वल टू बीटा आई बी। तो आई ई इक्वल टू हम लोग बीटा आई बी लिख सकते हैं यहां से। अच्छा, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी है, तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस बीटा आई बी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आईसी की जगह पे बीटा आई भी लिख रहे हो, क्योंकि आईसी की जगह पे आई हो सकता है, आप देख सकते हो कि आईसी इज इक्विवेलेंट टू आई, तो आईसी की जगह आई हो सकता है, तो आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी भी हो सकता है। देयरफॉर आईसी नहीं, आई इक्वल टू बीटा आई बी हो सकता है, क्योंकि आईसी की जगह हम आई लिख सकते हैं और आई बीटा आई बी है। देयरफॉर आई ई इज इक्वल टू, आई बी कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा। चलिए, तो आपको जो वहां से वैल्यूज याद रखना है उसको आप मार्क कर लो। एक वैल्यू आपको याद रखना है ये वाला, दूसरा इससे क्वेश्चन पूछा है इसलिए बोल रहे हैं ये वाला 2, और तीसरा वैल्यू जो आपको याद रखना है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी अपॉन
1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा होता है। ये कैसे होता है अभी आपको इसको हम प्रूफ फिर करेंगे। तो ये तीन इक्वेशंस इधर याद रखना है और आपको 1, 2 और 3 इक्वेशंस इधर याद रखना है। समझ रहे हैं? गॉट इट? अब हम लोगों को देखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बीटा। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आएगा बेटा वो है कि देखिए अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 था, मगर यहाँ पर बीटा का वैल्यू 1 नहीं रहेगा, बल्कि बीटा का वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि बीटा का जो फॉर्मूला है वो आई बाई आई बी यहाँ से निकल रहा है और एमिटर करंट और बेस करंट तो बहुत नेग्लिजिबल रहता है। दूसरा इसका है टिपिकल वैल्यू। टिपिकल वैल्यू ऑफ बीटा आपको याद रखना है। टिपिकल वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 49, ये याद रखना पड़ेगा, से डायरेक्ट क्वेश्चन है। और तीसरा है बीटा रेंजेस फ्रॉम 30 टू 300, 30 टू 300, या इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं ताकि आपको याद रहे, 30 टू 300। तो ये तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी याद रखना है, 1, 2, 3। ये तीन 6 और ये 1, 2, 3 3 9 में 6 फॉर्मूलाज और 3 पॉइंट्स याद रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन एमिटर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन एमिटर। देखिए कॉमन एमिटर जब हो रहा था तो हम लोगों का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है एक्स एक्सिस में वोल्टेज रहेगा और वाई एक्सिस में करंट रहेगा, और आउटपुट की बात हो रही है तो कॉमन एमिटर में आप देख सकते हो, इस कॉमन एमिटर में जो आउटपुट है वो आपका VCE है। देखो आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज क्या है VCE और आउटपुट करंट क्या है IC। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो निकलेगा वो VCE वर्सेस IC। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक्स एक्सिस में आ जाएगा VCE और वाई एक्सिस में आ जाएगा IC। जब इसको हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 4 रीजन्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। वी विल बी लुकिंग फॉर 4 डिफरेंट रीजन्स। द फर्स्ट रीजन विल बी योर कट ऑफ रीजन, जहां पर कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं रहता है। दूसरा हम लोगों को देखने को मिलेगा, देखो कट ऑफ रीजन दिख गया। दूसरा हम लोगों को मिलेगा यस सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और तीसरा हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है ये वाला एक्टिव रीजन, जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो सबसे ज्यादा यूजेबल है, वो है एक्टिव रीजन। और यहाँ पे एक चौथा रीजन भी देखने को मिलेगा बेटा, जिसका नाम है आपका ब्रेकडाउन रीजन या रिवर्स एक्टिव रीजन। ब्रेकडाउन रीजन या रिवर्स एक्टिव रीजन, ब्रेकडाउन या रिवर्स एक्टिव। इस पेज से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता है। देयर कुड बी 16 डिफरेंट क्वेश्चंस। इसको हम जल्दी से आपको करा देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको ध्यान से समझ पाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लो सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर इज 1, 2, 3, 4। फिर हम लोग यहाँ पे लिख लो रेड से बेस एमीटर जंक्शन, बेस एमीटर जंक्शन। और ये हो जाएगा तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन। और ये हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ रीजन्स लिखना है, सॉरी, यहाँ पहले रीजन्स लिखा जाए, यहाँ लिखा जाए रीजन्स। कौन कौन सा रीजन्स है, यहाँ लिखा जाए कलेक्टर, नहीं बेस एमीटर, यहाँ लिखा जाए बेस एमीटर जंक्शन, यहाँ लिखा जाए कलेक्टर बेस जंक्शन, और यहाँ लिखा जाए इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन।
तो हम लोगों ने 4 रीजन्स देखा। सबसे पहला रीजन हम लोग अगर यहाँ पर उठाते हैं तो इसका सीक्वेंस यहाँ चेंज है। यहाँ पर हम लोग को अगर उठाना है याद रखने के लिए तो वी विल पुट इट हियर एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। और यहाँ पर हम लोगों को उठा लेते हैं सेकंड में सैचुरेशन रीजन, और थर्ड में उठा लेते हैं हम लोग कट ऑफ रीजन, और फोर्थ में उठा लेते हैं हम लोग रिवर्स एक्टिव और इनवर्स मोड या ब्रेकडाउन मोड। तो इसका 3 नाम है, रिवर्स एक्टिव भी है और इनवर्स भी है। तो हम लोग एक कोई नाम ले लेते हैं, यहाँ पे रिवर्स एक्टिव ले लेते हैं, रिवर्स एक्टिव। अब सवाल यहाँ पे 16 क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आखिर एक्टिव रीजन में बेस एमीटर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स, ये चारों भरना है और फिर इसका एप्लीकेशन देखना है। तो जल्दी से हम लोग भर लेते हैं। एक्टिव मोड जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोड है, उसमें हम लोगों का इनपुट पार्ट जो होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट पार्ट जो होता है वो होता है रिवर्स बायस, और यही सबसे ज्यादा यूज होता है एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। और सैचुरेशन रीजन वो है जो आपका ये वाला पार्ट को दर्शा रहा है। सैचुरेशन रीजन में सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसको याद रखने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि दोनों ही पार्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड रहेगा, बेस एमीटर भी फॉरवर्ड रहेगा और कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड रहेगा, और इसका यूज आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच में है। दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। कट ऑफ रीजन जैसा कि नाम ही बता रहा है कट ऑफ रहेगा, तो दोनों रिवर्स बायस रहेगा। और चौथा रो रीजन है वो है रिवर्स एक्टिव, एक्टिव का उल्टा। तो एक्टिव में बेस एमीटर फॉरवर्ड होता था तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, और ये रिवर्स होता था तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है। कट ऑफ रीजन इज नॉट यूज्ड इन वेरी वाइड वैरायटी ऑफ केसेस बट इट कैन बी यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स, क्योंकि बहुत स्मॉल सिग्नल जाएगा और यहां जाएगा आपका हाई गेन एम्पलीफायर में, हाई गेन एम्पलीफायर्स में जाएगा। तो इसी से आपका 16 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये ग्राफ है तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है और याद रख लेना है, और इससे सारा क्वेश्चन बनाने की आपको कोशिश करनी है। इसका नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मगर इसको पूरा आपको अच्छे से याद रखना है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज। द नेक्स्ट ट्रांजिस्टर बायसिंग इज योर कॉमन एमीटर के बाद जो है कॉमन कलेक्टर। अब हम लोगों को क्या करना है कि कलेक्टर जो है ना उसको हम लोगों को अब ग्राउंड कर देना है। तो आप देख सकते हो कि दोनों डायग्राम हमने लिया है कि इसमें कलेक्टर को हम लोग यहाँ पे ग्राउंड कर दे रहे हैं, और ये वाला पार्ट इनपुट है और ये वाला पार्ट आउटपुट है। जब इसमें बाइसिंग करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वोल्टेज लग रहा है वो आपका क्या लगेगा, दिस इज योर एन पी और एन, और दिस इज योर बेस, emitter, base और collector. So this is VCB, और this is emitter collector, so this is VCE. कॉमन कलेक्टर में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। इनपुट साइड भी फॉरवर्ड बाइसिंग रखना है और आउटपुट साइड भी फॉरवर्ड बाइसिंग रखना है, तभी वो कॉमन कलेक्टर ऑपरेशनल मोड में आएगा। तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड शुड हैव अ फॉरवर्ड बायसिंग। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, इसमें आरसी जो है ना, इधर कोई भी रेजिस्टर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, इसीलिए रेजिस्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। और तीसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कॉमन कलेक्टर का दूसरा नाम एमीटर फॉलोअर भी है। 3 बातों को आपको याद रखना है। तो लेट्स सी, इन कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन वी यूज कलेक्टर टर्मिनल एज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि कलेक्टर को ग्राउंड कर दिए और ये इनपुट पार्ट भी कलेक्टर में आया और आउटपुट पार्ट भी कलेक्टर में आया। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नोन एज एमीटर फॉलोअर। इसका नाम एमीटर फॉलोअर क्यों पड़ा है, व्हाई इट इज कॉल्ड एमीटर फॉलोअर, जबकि ये है कॉमन कलेक्टर। तो ये फॉलो करता है एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज द एमीटर वोल्टेज फॉलोज द बेस वोल्टेज। आप देख सकते हो कि दिस इज द बेस वोल्टेज एंड दिस इज योर एमीटर वोल्टेज। अब दोनों ही फॉरवर्ड बायस है तो जो एमीटर वोल्टेज है ना वो फॉलो कर रहा है जस्ट लाइक योर बेस वोल्टेज, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एमीटर फॉलोअर। इसीलिए कंडीशन बता दिए कि दोनों ही पहले क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अब इसका हम लोगों को पता चल गया, तो आप बताओ कि इसका इनपुट करंट क्या है। सो इनपुट करंट इज
input current is IB, output current is IE, input voltage is VCB एंड आउटपुट वोल्टेज इज VC। तब हम लोग अब इसका निकालेंगे जो करंट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, वो किसके किसके वर्सेस निकलेगा। तो करंट गेन इज आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, सो वी विल बी गेटिंग द आउटपुट करंट ऑफ IE एंड द इनपुट करंट ऑफ IB। तो ये निकलेगा IB वर्सेस IE जो एक लीनियर ग्राफ होगा। सो दिस इज द करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सी द current gain of common collector is also known as gamma. Current gain या current amplification factor of common collector is gamma। ठीक है, गामा है और गामा कैन बी रिटन एज आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट दैट इज del IE by del IB। आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, सिंस IE is equal to IB plus IC, therefore IE by IB is equal to IB by IB plus IC by IB, dividing both side by IB। सो क्या हो गया, IE by IB क्या होता है, गामा। IB by IB क्या हो जाएगा 1, IC by IB क्या होता है बीटा। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो आपको ये दो इक्वेशंस याद रख लेना है, एक ये वाला और ये वाला। तो यू हैव टू इक्वेशंस फॉर गामा जो आपको अच्छे से याद रख लेना चाहिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा में अभी आपने एक रिलेशन देखा कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं हम, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये याद रखो, ये आपका रामबान इक्वेशन है। दिस इज अ जनरल इक्वेशन टू मेमोराइज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। 6 रिलेशंस इससे याद करा देंगे। जनरल इक्वेशन फॉर ऑल रिलेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। देखो अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो एक रिलेशन निकलेगा अल्फा वर्सेस बीटा, जैसे कि ये रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दूसरा निकलेगा बीटा एंड अल्फा, जैसे कि ये बीटा एंड अल्फा। तीसरा निकलेगा बीटा एंड गामा, फिर निकलेगा गामा एंड बीटा, फिर निकलेगा गामा एंड अल्फा एंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो आपको ये दो बहुत कॉमन पूछा हुआ सवाल है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, याद रख लो बेटा, डिराइव आप यहां से कर लेना। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। जब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, मगर याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको डिराइव नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं रहता है। और रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा जो आप करोगे तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इससे निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखा जाए, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। ये एक जनरल इक्वेशन हम फिर से ले दिए यहां पर। तो बीटा एंड गामा का रिलेशन देखना है, तो बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस 1, ये थर्ड है, दिस इज योर थर्ड। तो बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस 1। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, गामा और अल्फा का रिलेशन यहां से निकाल सकते हो, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। एंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 बाय गामा। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 6 रिलेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सबको याद रख लो और ये एक जनरल इक्वेशन याद रख लो, बाकी सब तो याद हो ही जाएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। और ये वाला आप लोग डिराइव करके एक बार चेक करना घर में अपना, और ये आंसर चेक करो आता है कि नहीं आता है। चलिए अब हम लोग आ गए अपने लास्ट चरण में, और वो है कंपैरिजन ऑफ कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। देखो बहुत मेहनत से इस टेस्ट को बनाया गया है,
इसमें आपका कंपैरिजन है कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, जिसमें हम आपका आज डिस्कस करने जा रहे हैं लगभग 6, 7 और 8 पॉइंट्स ऑफ 3। तो 7 पॉइंट जो आपका आ जा रहा है वो आ जा रहा है एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर, एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर। और 8th आ जा रहा है फेज सिग्नल या आउटपुट सिग्नल फेज। तो ये आपका लगभग जो है ना 8 डिफरेंट कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे इन तीनों का, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर का, और फिर फाइंडिंग देखेंगे कि विच इज वाइडली यूज्ड एंड व्हाई। सो सबसे पहला है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉमन बेस का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लो होता है और कॉमन एमीटर का भी लो होता है, सबसे ज्यादा होता है कॉमन कलेक्टर का हाई इनपुट इम्पीडेंस 750 किलो ओम, मगर फेट का इससे भी ज्यादा होता है 1 मेगा ओम। इसीलिए हम लोग को बीजेटी इज नॉट यूज्ड एज एन एम्पलीफायर जनरली, मगर यूज अगर करना है तो कॉमन एमीटर में हम लोग यूज करते हैं आपका किस रीजन में, एक्टिव रीजन में। आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए, इनपुट रेजिस्टेंस अगर लो है तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। इनपुट रेजिस्टेंस लो इसलिए है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। अच्छा, आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई क्योंकि इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई होगा, इसी तो ट्रांजिस्टर है। ट्रेंड रेजिस्टेंस तो ये है 500, इसका भी हाई है 10 और इसका लो है, जो हाई है तो लो हो जाएगा, तो इसी को तो बोलते हैं। अच्छा, करंट गेन, करंट गेन अभी आपको हमने दिखाया कि अल्फा होता है और अल्फा का टिपिकल वैल्यू है 0.98। कॉमन इमीटर का बीटा होता है उसका 49 और गामा होता है 50। तो करंट गेन सबसे ज्यादा किसका है, कॉमन कलेक्टर का। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन आपका बहुत कम है, स्मॉल है, कॉमन बेस का 150 और इसका हाई है और इसका सबसे कम है। तो आपका यहाँ पर जो है ना कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन तीनों में सबसे ज्यादा है। अच्छा, चूंकि करंट गेन और वोल्टेज गेन आ गया है तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो हम नहीं डिस्कस किए हैं मगर आपका कॉमन सेंस से निकलेगा, वो है पावर गेन। तो आप पावर गेन अपना देख लेना कि किसका ज्यादा होगा, जिसका करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसी का पावर ज्यादा होगा। बहरहाल हिंट दे दिए। नेक्स्ट है लीकेज करंट। तो लीकेज करंट कॉमन बेस का सबसे कम है 5 माइक्रो एम्पियर और कॉमन इमीटर का बहुत ज्यादा है और कॉमन कलेक्टर का भी ज्यादा है। एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी में यूज होता है कॉमन बेस और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है कॉमन इमीटर और ये इंपेडेंस मैचिंग में होता है। और एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर में कॉमन बेस इज यूज्ड एज योर वोल्टेज एम्पलीफायर। क्यों वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज होता है, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन जो है ना आप देखोगे बहुत लेस है 150। और ये जो आपका यूज होता है, जो अभी आपको हिंट दिया हमने, वो है पावर गेन। तो पावर गेन आप निकालोगे तो पता चल जाएगा कि द पावर गेन इज हाई फॉर कॉमन। और कॉमन कलेक्टर का जो हाई होता है वो होता है इसका करंट गेन। आप देख सकते हो कि करंट गेन इसका सबसे ज्यादा 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इट इज है द हाई करंट गेन, याद भी हो जाएगा। आउटपुट सिग्नल है सेम एज इनपुट, सेम एज इनपुट सिग्नल, मगर कॉमन एमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो अगर इनपुट आपका ऐसा जा रहा है तो इसमें भी इनपुट ऐसा ही जाएगा, मगर इसमें जो आउट आएगा वो आपका जस्ट 180 डिग्री हो जाएगा और दिस इज ऑल्सो सेम एज इनपुट, यानी कि इसमें भी यही जाएगा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कंक्लूजन से कि इसका पावर गेन बहुत अच्छा है, फेज शिफ्ट हो जाता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है और वोल्टेज गेन और करंट गेन का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए कॉमन एमीटर इज बेस्ट टू यूज। सो द फाइनल कंक्लूजन इज कॉमन एमीटर इज बेस्ट configuration to use as an amplifier. So I hope you like the video. अगला वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस कराएंगे और फिर फेट में एंटर करेंगे। यूट्यूब में देख रहे हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, ऐप में हो तो भी प्लीज शेयर करो और प्लीज बच्चों को बताओ कि इसमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।